नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और हमारी यात्रा पिछले 6 चैप्टर से होते हुए 7वें पे आके रुकी है। यानी आज हम 7वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का विषय है राज्य के कार्य, यानी उस विषय का एक भाग है जो 7वां चैप्टर है और राज्य के कार्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हालांकि मेरा ये बहुत प्रयास रहता है कि छात्रों के साथ साथ समाज के अन्य लोग भी, अन्य वर्ग के लोग भी इस विषय से और इस चैनल से लाभान्वित हों, उन्हें समझ में आए, मज़ा आए। इसलिए थोड़े से आसान भाषा का भी प्रयोग हम यहाँ करते हैं, क्योंकि बहुत लिखित भाषा के बारे में पढ़ना थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। और आनंद के साथ हम आज भी अपने इस चैप्टर को मज़े से पढ़ेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, रुकिए यहाँ और कापी कलम ले लीजिए, नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, राज्य के कार्य के बारे में हम समझते क्या है, उसका अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से हमारे विषय में जोड़ा गया है, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। राज्य के कार्य का अर्थ जिस प्रकार से आज हम समझते हैं, यानी अपने देश के बारे में अगर बात करेंगे, जो कि एक राज्य है, जिसके बारे में पहले हमारी बात हो चुकी है कि राज्य कहते किसे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके राज्य के बारे में देख सकते हैं। राज्य की प्रकृति के बारे में पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, वहां से देख के आइए, तो ये विषय आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपनी बात। राज्य के कार्य का अर्थ ये है कि उसमें रहने वाले लोगों के लिए कितना अच्छे से व्यवस्थाओं को दिया जा सके। ये बात आज के देश पे, यानी जहां हम रह रहे हैं, भारत के बारे में ये सबसे बेहतरीन बैठता है। चूंकि राजनीति विज्ञान के हम छात्र हैं, राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किसी एक देश, किसी एक सीमा पे हम निर्भर नहीं करेंगे और लगभग पूरे विश्व की बात यहाँ पे समाहित होगी। और राज्य के कार्य के बारे में अभी तक जितने चीजें आई हैं, जितना विकासवादी सिद्धांत रहा है, ऐतिहासिक रहा है, नैतिक रहा है, सारी चीजों को हम यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। राज्य के कार्य में बहुत सारे विद्वान के अनेक मत हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अनियमितताएं आपको हर कदम पर देखने को मिलेंगी। हर विचार के लिए एक आलोचना तैयार है और हर आलोचना के लिए एक प्रभाव तैयार है। उसी प्रकार राज्य के कार्य के बारे में विकासवादी लोग मानते हैं कि विकास के सतत प्रयास से राज्य के कार्य को निश्चित किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि राज्य के कार्य को मानवीय इच्छा के रूप में दर्शाना चाहिए, यानी हमारी जो इच्छा हो रही है, राज्य वही कार्य करे। उसी प्रकार से भौतिक लोग मानते हैं, कानूनविद वाले, कि राज्य को उस प्रकार कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कानून बन सके, यानी वो नियम से चल सके। भौतिकवादों की बात तो मान ली गई, यानी विधि शास्त्रों की। समाजशास्त्री कहते हैं कि राज्य एक सामाजिक ढांचा है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें जो भी बातें होंगी, राज्य का जो भी कार्य होगा, एक समाज को देखते हुए, ना कि किसी एक व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए। सुनने में भी अच्छा लगता है यार, और वास्तव में ये बेहतरीन है। समाजशास्त्रियों की बात तो सच में बढ़िया निकली राज्य के कार्य के रूप में। अब हम यहां राज्य के कार्य के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अंत में निष्कर्ष पे आएंगे, तो हम अपनी बात करेंगे। चलते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बात होती है। जो सबसे पहला नियम निकल के आया राज्य के कार्य के बारे में, यानी कोई देश, कोई राज्य किस प्रकार से अपने लोगों के लिए काम करेगा। तो बोसांके साहब ने दार्शनिक सिद्धांत दिया, आदर्शवादी की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो बोसांके साहब ने कहा ये दर्शन के रूप में कार्य करे। फिर हाउस साहब ने कहा कि ये आध्यात्मिक रूप से कार्य करे। अब इसमें अर्थ का समझना जरूरी है, समस्या क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। दार्शनिक सिद्धांत का अर्थ है सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा, अभी भी बता देता हूँ,
दर्शन शास्त्र पूर्णतः काल्पनिक रूप है। आप उसमें जो भी समझेंगे, जो भी देखेंगे, वो सब काल्पनिक है, वो सपने में जीने वाली जिंदगी है। इसलिए दर्शन शास्त्री बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं जो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता, इसलिए इनके सिद्धांत को काट दिया गया। उसके बाद आध्यात्मिक। हब हाउस साहब ने कहा कि आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में बात कर लिया जाए, तो इसका समर्थन सब लोगों ने किया, क्योंकि ये अरस्तु और प्लेटो दोनों के सामाजिक सिद्धांत के बारे में सटीक बैठता है। तो इसे हमने ले लिया उस समय 18वीं सदी में। अब जब बात आ गई आध्यात्मिक सिद्धांत की, यानी लोगों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसके बाद इसके बारे में बात किया जाए, तो दो रूप निकल के आए। आदर्शवादी सिद्धांत में दो रूप निकल के आए। पहला आया उदारवादी, यानी सोचने समझने वाले लोग, और दूसरा आया उग्र उदारवादी, जो ये कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति ही सर्वोपरि रहेगा और जनता पे हमारा शासन कैसा भी हो उन्हें विद्रोह करने नहीं दिया जाएगा। ग्रीन साहब उदारवादी सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे और हीगल साहब उग्र उदारवाद के बारे में अपना समर्थन दे रहे थे। दो रूप मिल गए। अब इन दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले उदारवादी आदर्शवाद के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी जो थॉमस हिलग्रीन साहब ने बताया उदारवाद के बारे में। सबसे पहले राज्य के कार्य के रूप में इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह के ये चीजें एक रूप से लेके आ रहे हैं कि जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। राज्य का कार्य यानी देश किस रूप में कार्य करेगा। तो सबसे पहले थॉमस हिलग्रीन साहब ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करता है। सिर्फ परिभाषा में यही पूरी बात थॉमस हिलग्रीन साहब ने कह दी। यानी उदारवाद के बारे में, उदारवाद के जनक के बारे में थॉमस हिलग्रीन साहब ने जो अपनी बात कही है उसमें ये पूरी फिट बैठती है। अब इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये सीधा कहते हैं कि मानवीय चेतना यानी मानव का व्यक्ति और व्यक्तित्व ये चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। हर कोई चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता में अधिकार है, इसलिए उस अधिकार को राज्य की आवश्यकता है। बात ही खत्म हो गई। जबरदस्ती की कोई चीज ही नहीं है। राज्य ऐसा काम करे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब कुछ सुलभ रूप से मिल जाए, उसे बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। और वो जो सारी व्यवस्थाएं दे रही है वो मानवीय चेतना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी किसी के अधिकार को काट करके किसी को ना दिया जाए। ये उदारवादी आदर्शवाद का प्रथम प्रयास था। सबसे अच्छी बात ये रही इसकी। लेकिन अगर कोई भी वस्तु है तो उसकी आलोचना होनी तय है, क्योंकि हम राजनीति में हैं और राजनीति में भैया तो कटाक्ष होना स्वाभाविक है। अब वहां तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अपने आसपास देख लेते हैं। हमारे संसद भवन में पक्ष विपक्ष होता है, पक्ष कुछ भी लेके आएगा, विपक्ष उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। कई बार होता है कि सही कमी भी निकालता है। उसी प्रकार से पहले इन्होंने अपने गुणों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि उदारवादी में नैसर्गिक संस्था राज्य को बननी चाहिए। नैसर्गिक का मतलब है कि राज्य के कार्य में उदारवादी आदर्शवाद के अलावा कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इससे ही मानव का विकास संभव है। और ये अरस्तु भी इसके बारे में अपना समर्थन दे रहे थे, क्योंकि उनके कहने का अर्थ था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता में अधिकार चाहिए और अधिकार राज्य देगा। इसलिए राज्य की मांग पूर्ण हुई। नैतिक संस्था, नैतिक संस्था का अर्थ क्या है? नैतिक संस्था में कहा जाता है कि राज्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करके ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। अब नैतिक संस्था का मतलब है सदाचार, अच्छे विचार और अच्छे गुण से ही मनुष्य का विकास संभव है। इसलिए राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में उसके विचारों को, उसके व्यक्तित्व को संभालेगा।
और मनुष्य का विकास होता चला जाएगा। अगला है राज्य और व्यक्ति एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पे निर्भर हैं। ये भी बहुत सही बात कही, स्वाभाविक रूप से सही है, क्योंकि अगर राज्य है तो मानव है, मानव है तो राज्य है, क्योंकि आदि मानवों का तो कोई राज्य था नहीं। उदारवादी सिद्धांत के रूप में ये भी अपना बहुत सटीक सटीक बैठता है, बातें आगे बढ़ती हैं। और जब ये सारी बातें उन्होंने कह ली तो उनकी आलोचना होना स्वाभाविक है। उग्र आदर्शवाद भी पढ़ लिया जाए। उसके बाद उग्र आदर्शवाद का जो जनक था वो कांट महोदय थे। जर्मनी के एक विद्वान, राजनीतिक विज्ञान और दार्शनिक भी थे। ये ठीक उदारवादी आदर्शवाद के उलट इन्होंने अपना ज्ञान दिया। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उदारवादी आदर्शवाद और उग्र उदारवादी आदर्शवाद में अंतर क्या है और वास्तव में आप क्या समझना चाह रहे हैं। उग्र आदर्शवाद कहता है, उदारवादी आदर्शवाद कहता है कि हम किसी व्यक्ति को नैतिक हो, नैसर्गिक हो और अन्योन्याश्रित हो, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता ये कैसा व्यक्ति है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सीधा लेना देना है, राज्य ही सर्वोपरि है उसमें, और कोई भी वस्तु उसका समर्थन उसके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सर्वोपरि है और उसके बीच में जो भी आएगा उसको काट दिया जाएगा। और उसके सबसे ज्यादा बड़े समर्थक हीगल साहब थे, उन्होंने उसमें परिभाषा दिया और अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, यानी कारण की जरूरत नहीं है, यह अनिवार्य है। अगला बात है वह सर्वशक्तिमान है, उससे ऊंचा कोई नहीं है, यह कभी त्रुटि नहीं करता। क्या बात कही भाई, ये कोई त्रुटि नहीं करता, अपने लाभ के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। उग्र आदर्शवाद, अब आप खुद समझिए कि क्या उग्र आदर्शवाद का समर्थन किया जा सकता है। ये सीधे वही बात हो गई कि राज्य अगर चाहेगा तो आपके अधिकार को नष्ट कर देगा और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और उसे बड़ा से बड़ा बलिदान लेने का अधिकार है। अब इसमें जो सबसे बड़ी गंदगी दिखने में आती है वो एक व्यक्ति के पीछे, एक व्यक्ति या एक संस्था के पीछे पूरे राज्य को लगा देना दिखाता है। यह कहता है कि राज्य पर शासन करने वाला व्यक्ति ही सर्वोपरि होगा। अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, लेकिन कहने का अर्थ यही है, क्योंकि कोई एक भूभाग, कोई एक निश्चित जनसंख्या, लगभग ना उसकी संप्रभुता किसी मिट्टी में या किसी मकान में तो संभव है नहीं। उस पर कोई एक संस्था बैठेगी, कोई एक पार्टी बैठेगी और कोई एक व्यक्ति बैठेगा जो उसका निर्वहन करेगा, और वो जो कहेगा वही सत्य होगा। इसलिए उग्र आदर्शवाद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। आज अपने आसपास के उदाहरण को देखेंगे तो हमें ताजा ताजा उदाहरण जो मिलता है वो नेपाल का मिलता है। ये तो एक ऐसा ज्वलनशील उदाहरण है जिसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, सोशल मीडिया है। उग्र आदर्शवाद के रूप में इन्होंने सबसे पहली गलती करी, जो इनके पतन का कारण था मेरे दोस्तों, वो सबसे बड़ी गलती ये थी कि सबसे पहले इन्होंने अपने मानवीय चेतना के बारे में, अपने संविधान के और अपने विचारों से इन्होंने समझौता किया। पक्ष विपक्ष मिल करके राज्य सरकार बना लिया, मतलब उस सरकार में कोई विपक्ष था ही नहीं, सारे लोग मिल के सरकार बना लिए और बारी बारी से सत्ता का मजा चख रहे थे। भ्रष्टाचार सर पे था और इनका यही मत था कि राज्य कभी त्रुटि नहीं करता और अपने लाभ के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान प्राप्त कर सकता है। दे दिया नेपाल वालों ने बलिदान, निपटा दिया। उग्र आदर्शवाद यहां समझ में आया। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि इसके आलोचना के बारे में हमारी बात हो रही है। अब इसकी आलोचना क्या है, इसकी कमियों के बारे में विद्वानों ने बताना शुरू किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई, यह निरंकुशता की ओर लेके जाएगा। सही बात कही है,
सबसे पहली चीज ये निरंकुश बना देगा। इसके कहने का अर्थ है कि आदर्शवादी आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करते हैं, जो उचित नहीं है, और आदर्शवादी राज्य को धर्म अथवा नैतिकता के ऊपर की वस्तु मानते हैं। आसान भाषा में मैं बताता हूं, ये मत समझिए आप। इसके कहने का अर्थ है कि निरंकुश इस प्रकार हो जाएंगे कि ये अपने लाभ के लिए किसी बाहरी या आंतरिक विद्रोह के बारे में खुद को आगे नहीं लाएंगे। धार्मिक रूप से या नैतिक रूप से पूरे राज्य को जिम्मेदारी दे देंगे और अपने हट लेंगे। और यही हालत रहा वर्ष 2000 में नेपाल का, और 2008 में भी, जब वहां से लोकतंत्रात्मक सत्ता आई। वहां के राजा नाम संभवतः वीरेंद्र सिंह नाम था। उसने अपने राज्य की समस्याओं को इस प्रकार क्या कहते हैं समाधान दिया कि अपने ही परिवार के 8 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। 8 लोगों को गोलियों से भून दिया और अपनी कमियों को छुपाने के लिए यह हालत कर दी। राज्य की पहली निरंकुशता रही। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक हो जाएगा। आदर्शवाद जो उग्र और उदारवादी की बात हुई, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विनाशक कैसे होगा? उसने कहा है हीगल ने कि राज्य किसी भी बड़े से बड़े बलिदान के लिए कभी भी कह सकता है उससे सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, उससे कोई बड़ा नहीं है, उसके आगे सब छोटे हैं, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। हमारे देश में आज भी आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसे राज्यों की परिकल्पना जब होगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आम नागरिक के बारे में पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, और जो राज्य कह देगा वही आपको मानना पड़ेगा। तीसरी आलोचना, राज्य साधन है साध्य नहीं, और यह सबसे बेहतरीन आलोचना थी उस समय 18वीं शताब्दी में। राज्य साधन है मतलब एक वस्तु है जिससे हम उदाहरण लेंगे, वो साध्य नहीं है। साध्य नहीं का अर्थ यह हुआ कि वो हमारा उपयोग नहीं करेगा, हम उसका उपयोग करेंगे। राज्य होगा साधन, नागरिक होंगे साध्य, यानी हम उससे काम लेंगे, वो हमसे काम नहीं लेगा, तो ही एक आदर्श राज्य के बारे में हम समझ सकते हैं। अब जिसकी जो अगला जो आलोचना दिखाया विद्वानों ने, प्रगति विरोधी और भयानक। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ जी, इसमें कहता है कि इसकी प्रगति के लिए, यानी राज्य जब उग्र आदर्शवाद के ओर बढ़ेगा तो सबसे पहली बात करेगा कि इसकी जो प्रगति होगी वो विरोधी होगी। वो किसी के बारे में सोचेगा नहीं, वो तेजी के साथ अपना कदम बढ़ाएगा और लोगों को कुचलते हुए अपना विकास करेगा, और वो भयानक रूप धारण करेगा। आप सोचिए, अशोक ने जब कलिंग पे चढ़ाई किया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग मरे। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे तो उसने अपने राज्य की बढ़ोतरी की, उसने अपने राज्य के बारे में अच्छा सोचा, उसने धन बटोरने की व्यवस्था की, उसने सैनिकों को तनख्वाह देने की व्यवस्था की, अपने बल को उसने दिखाया। लेकिन परिणाम हमें क्या मिला कि उसके नागरिक भी सैनिक रूप में मरे और कलिंग में भी मरे। उग्र आदर्शवाद की एक उदाहरण हमने दे दिया आपको, आप समझ लीजिए अब कि यह आलोचना किस प्रकार से रिलेट करती है। तो यहां से कदम आगे बढ़ाए विद्वानों ने, कहा भाई बहुत गड़बड़ है ये, इसको नहीं माना जाएगा। अब किसी और किसी और सिद्धांत के बारे में बात किया जाए। तो लोग एक जगह इकट्ठा हुए, फिर से विद्वानों ने नई संगोष्ठी बनाई। ये काम ही यही है राजनीतिज्ञ का, भाई आलोचना कर दीजिए, उसको गिरा दीजिए, एक नया सिद्धांत लेके आइए। अगला सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। इसमें जो सबसे पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य, संसार के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में। और उसका उदाहरण इस प्रकार है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर
उसकी चतुर्मुखी उन्नत का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है। अब आज नरक के बारे में थोड़ा सा हम लोग वैज्ञानिक रूप से समझने लगे हैं, लेकिन तब इसका अर्थ बहुत व्यापक था। ये सजा से भी बड़ा डराने का साधन था। नरक की बात कर दीजिए, गलत करने वाला व्यक्ति सीधा नरक का कार्य छोड़ करके गलत काम छोड़ करके सीधे रास्ते पे आ जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ के बारे में आपको क्या समझ में आता है, वो आप बताएं क्या, मतलब सोचिए, कमेंट करिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात क्या हो रही है। डॉक्टर अब्राहम साहब ने कहा था कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। पहले विद्वानों की बात कर लें, उसके बाद अपने मत की बात करेंगे। पहली बात उन्होंने कही कि कल्याणकारी राज्य वह है जो आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। मतलब जितना भी धन हो वो सबके पास समान रूप से पहुंच सके, वही कल्याणकारी राज्य है। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि तब बहुत ज्यादा असमानताएं थी, सामंतवादी विचारधारा थे, जमींदारी थी। किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा जमीन था, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था, और बाकी बहुत सारे लोगों के पास धन की कमी थी। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में सिद्धांत दिया गया, और वो बहुत हद तक सटीक भी रहा और अच्छा भी रहा। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हम अपनी बात भी कर लें। उदाहरण के साथ बात करेंगे ना। लोक कल्याणकारी राज्य अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो संसार में दो देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले आप ब्रिटेन चले जाइए, ब्रिटेन में बहुत सारे देश हैं, आप इंग्लैंड में चले जाइए और भारत में आ जाइए। लोक कल्याणकारी का अर्थ हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, भारत से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हमने प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचा है, टैक्स का स्लैब भी हमने वही बनाया है जो सबके लिए समान हो, कुछ अनियमितताओं को छोड़ करके। उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन संभवतः हमने स्वास्थ्य के लिए भी लोगों को लगभग समान रूप से वितरण किया है कि स्वास्थ्य लाभ सबको मिले, आर्थिक लाभ सबको मिले, धन का बंटवारा, ऋण भी सबको समान रूप से मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। हमारे संविधान का मुख्य जिस पे प्रस्तावना में ही हमने कह दिया है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी, चाहे वो लिंग के रूप में हो, चाहे जाति के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए समान रूप से नियम होंगे, समान रूप से सजा होगी, और समान रूप से ही उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हम अपना योगदान देंगे, यानी राज्य अपना योगदान देगा। और ये लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब कोई पूछे लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताओ, तो बस एक ही शब्द कहना है, भारत। बात समाप्त। हालांकि व्यवहारिक रूप से कुछ समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब यहां बात आती है आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के बारे में लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के लिए। इसमें कहता है कि वो आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा हो, उसमें किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में हनन नहीं होगा। उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता का परिचय देते हुए उनके किसी अधिकार का हनन किए बिना उन्हें आंतरिक सुरक्षा भी दी जाएगी और बाह्य सुरक्षा भी दी जाएगी, यानी बाह्य आक्रमण को रोका भी जाएगा और आंतरिक विद्रोह को दबाया भी जाएगा। अब ये कैसे समझ में आए? आंतरिक विद्रोह आपने कई बार सुना होगा, नक्सली। अब बाह्य विद्रोह तो हमारे भाई साहब, हमारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन तो हैं। कहीं भी हम सर उठा लें तो एक दुश्मन बैठा है, हम तो लड़ ही रहे हैं।
तो नक्सलियों को आंतरिक रूप से हम सुरक्षा दे रहे हैं और बाह्य रूप से अन्य दुश्मनों से। आगे, व्यक्ति और राज्य का संबंध, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य की बात हो रही है। यह कह रहा है जो व्यक्ति है और राज्य के बीच जो संबंध होगा वो पिता पुत्र की तरह होगा। अभी हमने देखा पिता पुत्र की भांति ऐसे कि अगर पिता चाहे तो वो डपट भी सकता है पुत्र को, लेकिन उसके अधिकार का क्षरण नहीं करेगा। उसे डांटा भी जाएगा, उसे मारा भी जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उसे सजा कड़ी भी दी जाएगी, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हुए। अगला है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ यह है, और यह जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आर्थिक मतलब धन, रुपया, पैसा। उन्होंने कहा किसी के धन को हम किसी को छीनने नहीं देंगे, किसी के ऊपर आप अत्यधिक दबाव नहीं दे सकते कि किसी से ज्यादा टैक्स ले लेंगे, किसी से कम टैक्स ले लेंगे। आर्थिक रूप से सबकी समानता होनी चाहिए। किसी के पास अगर धन है, आवश्यकता से ज्यादा संपदा है, तो इस वजह से नहीं ले लेंगे क्योंकि दूसरे के पास नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की बात हुई। अगला, जीवन स्तर को उठाना। जीवन स्तर को उठाने का मतलब है कि राज्य ऐसे प्रावधान करेगा कि जिन लोगों को समस्या है, जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान में समस्या आ रही है, तो उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी और इसी के अनुसार राज्य आपको नई नई चीज़ें फ्री में देती है। फ्री में कहें या योजना, लाभकारी योजना की बात करें, अभी हमारे देश में जो योजनाएं चल रही हैं, किसान सम्मान निधि, वो भी लोक कल्याणकारी राज्य के साथ दी जा रही हैं। एम्बुलेंस सेवाएं हैं, फ्री हैं, चिकित्सालय फ्री है, सरकारी रूप से जो ठंडक में कपड़े आते हैं, ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के अनुरूप ही काम कर रहे हैं जीवन स्तर को उठाने के लिए। और सबसे अंतिम और सबसे जरूरी, सार्वजनिक सुविधा के बारे में बात होगी। सार्वजनिक सुविधा का अर्थ भी यही है जो अभी हमने बताया, चिकित्सा के रूप में वगैरह वगैरह। आप किसी भी शहर में जाएंगे, नगर पालिका में, वो वहां पे आपको रैन बसेरा मिलता है। आपके पास बेहतर सुविधा नहीं है तो आप वहां जाके फ्री में रहिए, कोई नहीं कुछ कहेगा। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य ये रहे, लेकिन ये बच कैसे सकता है? आलोचना तो इसकी भी होनी स्वाभाविक है, कुछ तो कमियां रहेंगी। इतना बड़ा अगर सिद्धांत है तो कमी के बारे में सबसे पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन क्यों नहीं होगा? लेकिन क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं तो ये हमें पढ़ना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ये हो गया कि अगर एक व्यक्ति चाहे कि हमें ज्यादा व्यवस्था दे दी जाए, तो क्यों दे दी जाए भैया आपको? लेकिन अब विद्वान को है अंगुली करना तो कर दिया उन्होंने, लिख दिया, आगे बढ़ गया, अब हमें पढ़ना है। कह रहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं होगी, पूरे एक समाज के बारे में बात होगी। और ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि अनियमितता भी मिलती है। अनियमितता का अर्थ मेरे दोस्त, हमारे यहाँ अनाज मिलता है 5 किलो पर यूनिट, उसमें कई सारे परिवारों को आपने देखा होगा कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, व्यक्ति के अनुरूप नहीं समाज के अनुरूप होगा, यानी जो भी उस कैटेगरी में आएगा उसे दिया जाएगा, भले ही वो व्यवहारिक रूप से सक्षम है कि नहीं है ये नहीं देखा जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनियमितता समझ में आया। दूसरा, ऐच्छिक समुदायों पर आघात की बात करता है लोक कल्याणकारी। ऐच्छिक समुदाय पर आघात का मतलब, इसमें क्या होता है? ऐच्छिक कार्यों का इसमें भार बढ़ता जाता है राज्य पे। बहुत सारे कार्य इसमें निकल के आने लगते हैं। बहुत सारे कार्य का अर्थ क्या है? कि हमें अपनी सेना बढ़ानी है,
राज्य के व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमें अपनी सेना बढ़ानी है, अपना भंडारण बढ़ाना है, कोई अलग काम करना है, तो उसके लिए हम किसी काम को रोकेंगे नहीं। जो पहले से चली आ रही है उसमें कटौती नहीं होगी। उसके बाद आपको वो जो दूसरा काम करना है वो आप करिए। जैसे भारत में राफेल खरीदना है तो भैया आप खरीदिए, लेकिन ये अनाज व्यवस्था नहीं बंद होनी चाहिए। ये है ऐच्छिक आघात के बारे में कह रहा है कि मेरा कोई भी आप अधिकार मत हनन करिए, आपको आगे जो करना है वो करिए। दूसरी आलोचना। तीसरा, अत्यधिक खर्चीला होना ही है, खर्चीला होगा ही, बहुत सारे लोगों को लेके एक साथ चलना है, तो विद्वानों ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा खर्चीला होगा। जबकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 600-700 साल पहले हम लोग चलते हैं खिलजी वंश के आसपास, सैयद वंश के आसपास, उसमें पहली बार सेना को नगद वेतन दिया गया, समता अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उसके पहले सेना को वेतन नहीं दिया जाता था, नियमित रूप से लूट से आता था, कहीं जमीन दे दी जाती थी या जबरन सेना में भर्ती कर लिया जाता था। किसी के ऊपर इतना कर्ज हो जाता था कि उनको बलात्श्रम के रूप में, यानी बचपन में ही उनको राजा के महल में रख लिया जाता था और वो पूरा जीवन अपना चुकाता रहता था। तो खर्चीला तो रहेगा ही। लोगों की व्यवस्थाओं के बारे में सोचना है, उन्हें देना है, साथ ही साथ राज्य का विकास भी करना है, बाहरी सुरक्षा भी करना है, आंतरिक प्रभाव को भी दबाना है, सेना रखनी है, व्यवस्था रखनी है, नौकरशाही रखना है, तो खर्च होना स्वाभाविक है। दूसरा, नौकरशाही का भय। ये एक बहुत अजीब आलोचना की गई राजनीतिक विद्वानों के द्वारा। उन्होंने कहा कि भय हो जाएगा नौकरशाही का, यानी सरकारी व्यक्तियों का। बहुत हद तक ये बातें सही भी साबित हुई हैं कई जगह। जैसे अगर आप उत्तर कोरिया के बारे में बात करेंगे, आप चीन के बारे में बात करेंगे, हालांकि चीन खुद को कहता तो लोक कल्याणकारी है, लेकिन वो इसमें सही से बैठता नहीं है। आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वहाँ पे भी नौकरशाही का भय बना हुआ है। भारत में ये समस्या अभी देखने को नहीं मिली है और बहुत उम्मीद है कि कभी देखने को नहीं मिलेगी। नौकरशाही के भय का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नौकरी वाले व्यक्ति, लाल बत्ती वाले, नीली बत्ती वाले नेता और अधिकारी मिलकर के व्यक्ति का शोषण करने लगेंगे। मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं हम दे देंगे लोगों को और वो ऊपर से चलता हुआ नीचे आएगा और बीच में जो बंटवारा होगा वो नौकर लोगों का होगा, ये जनता होगी, ये अधिकारी हैं और ये समाधान है। और ऐसे में अधिकारी बीच में जनता पे राज करना शुरू ना कर दें, समस्या शुरू ना कर दें, उनका शोषण ना शुरू कर दें, इसका भय भी लोक कल्याणकारी राज्य में विद्वानों ने बताया। ये सारी चीजें बढ़ती गई तो ये बात भी खत्म कर दी गई। बहुत सारे देश ने लोक कल्याणकारी सिद्धांत को अपनाया और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर अब सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और मार्क्सवादी सिद्धांत को हम छोड़ देंगे तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत समाजवाद से निकला हुआ एक रूप है और ये रहा समाजवाद। इसके जनक कार्ल मार्क्स रहे हैं और जब इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने अपना विचार दे दिया समाजवादी सिद्धांत के बारे में, तो ये दो भागों में टूट गया, पहला क्रांतिकारी और दूसरा विकासवादी सिद्धांत के में। क्रांतिकारी और विकासवादी दोनों में आगे बता रहा हूं, अभी आप यहां समझें कि रैमजी मेयर साहब एक विद्वान थे और उन्होंने समाजवादियों के बारे में अपनी बात खुल के कही, आलोचनात्मक रूप से कही है, लेकिन बहुत हद तक ये बात सही बैठती है। उन्होंने कहा कि समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला मंतव्य है, यह वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। समाजवाद का जो रूप है वो दो रूपों में निकल के आया। उदाहरण के साथ हम समझेंगे और देखेंगे।
समाजवाद कहता है कि संसार में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। ये कार्ल मार्क्स का विचार था। लेकिन उसके बाद जब लोग निकलते आए, सामंतवादी लोग आए, चीन आया, रूस आया, उनका जब प्रादुर्भाव हुआ तो उनके बारे में दो अलग अलग विचार आए। सबसे पहला क्रांतिकारी विचार आया कि धन को किसी एक समाज में स्थापित कर दिया जाए। विकासवादी सिद्धांत के रूप में बात हो रही है कि रख दिया जाए और उनको राज करने के लिए अन्य लोगों पे निर्भर कर दिया जाए। नहीं समझ में आया? मतलब कि ये एक समाज रहेगा, जो धन जिसके पास है उसी के पास रहने दिया जाए, और एक शोषित वर्ग है जिन पे ये शासन करेंगे। ये बात समाजवाद में प्रारंभ में रही, यानी राज्य पे शासन करने वाले व्यक्ति सर्वोपरि होंगे। लेकिन उसके बाद एक और विचार आया, और वो मार्क्सवादी विचार। मार्क्सवादी विचार का कहा गया भैया क्रांतिकारी रूप। यहां कहा गया कि पूरे समाज में, पूरे धन संपदा पे, पूरे व्यक्ति का, यानी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, सबका प्रभाव होना चाहिए। हालांकि ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत था वो आज तक किसी भी देश ने अपनाया नहीं है, किसी भी देश ने नहीं अपनाया है। इसीलिए रैमजे मेयोर साहब ने कहा है कि समाजवाद गिरगिट है, वो हमेशा अपना रूप बदल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत किसी ने नहीं अपनाया, बहुत हद तक चीन ने अपनाया था, वो भी उसने उसे त्याग दिया। हर बार वो बदलता रहता है। और क्रांतिकारी अर्थ है जो मार्क्सवादी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, वो कहता है कि जितना भी सामान है सब पे सबका हक बराबर रहेगा, किसी से ना कोई कम लेगा ना ज्यादा लेगा, सारे संसाधनों को सभी नागरिकों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। कोई ना कम करेगा ना कोई ज्यादा करेगा। ये कहता है कि हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, शासन नहीं करने देंगे भैया। क्रांतिकारी विचारधारा की बात हो रही है, मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में बात हो रही है कि हमारे ऊपर कोई शासक नहीं रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक का शासक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक का शोषित है। मतलब हर कोई सब पे राज करेगा, कोई किसी पर राज नहीं करेगा। क्रांतिकारी विचारधारा है, और यही विचारधारा अक्सर नक्सलियों में देखने को मिलता है। यही विचारधारा मार्क्सवादियों में सीपीएम है शायद, बिहार में एक बार वो चला था घटना जिसमें सामंतों को मारना शुरू कर दिया था लोगों ने। मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि सबको शासन का अधिकार है और सभी शोषित भी हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत में एक और विचार खुल के आता है, वो कहता है कि काम सब लोग करेंगे, समान रूप से करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लेकिन वेतन आवश्यकता अनुसार मिलेगा। वेतन आवश्यकता अनुसार, 6 घंटा आप भी करेंगे, 6 घंटा मैं भी करूंगा, लेकिन अगर मेरा 10 रुपये में काम चल रहा है तो मुझे 10 रुपया मिलेगा। आपका 8 रुपये में काम चल रहा है तो आपको 8 रुपया ही मिलेगा। समान काम समान वेतन का कोई स्वरूप मार्क्सवादी सिद्धांत में नहीं है। काम सबको करना है, लेकिन धन आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। यह कहता है कि अगर आपकी आवश्यकता 10 रुपए में पूरी हो रही है तो आप 20 रुपया क्यों कमा रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। आप 10 रुपया में आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आप 10 रुपया ही कमाएंगे। आप दिन भर खटिए, दिन भर काम करिए, हम आपको पैसा 10 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। और ये नियम आज तक कोई देश नहीं चला है, किसी देश ने नहीं अपनाया है। चीन ने कुछ दिन तक इसके लिए अपना समर्थन दिया था, लेकिन रैमजे मेयोर ने जैसे कहा कि समय के साथ गिरगिट के रूप में इसने भी अपना रूप बदल दिया और खुद को लोक कल्याणकारी राज्य की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो ये था राज्य के कार्य का चैप्टर। इसमें जो नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे।
और इसमें जो जो पोर्शन आपको अच्छा लगेगा उसे आप ज़रूर बताइएगा। तब तक आनंद भोगिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।